गाइस आज का हमारा टॉपिक होने वाला है स्वप्रेरण। स्वप्रेरण के बारे में आपको पूरी तरीके से समझाऊंगा, बहुत अच्छी तरीके से क्लियर कर दूंगा। उसके बाद स्वप्रेरण गुणांक भी समझाऊंगा। तो पहले देख लेते हैं स्वप्रेरण क्या होता है। तो गाइस स्वप्रेरण एक ऐसा एक्सपेरिमेंट है जिससे हमने पता किया कि अगर किसी भी कुंडली में धारा प्रवाहित कर रहे हैं या प्रवाहित हो रही है तो उसके वैद्युत फ्लक्स में मान हम बदलेंगे, वैद्युत फ्लक्स का मान। तो मान बदलने से क्या होगा, उसमें प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। वो कैसे होती है मैंने आपको बताया था फैराडे के द्वितीय नियम के अनुसार कि जो धारा होती है, प्रेरित धारा, वो किसका विरोध करती है, अपने उसी कारण का विरोध करती है जिससे वो उत्पन्न है। यानी कि जब वैद्युत फ्लक्स का मान बदलेगा तो उसमें वैद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा जिससे प्रेरित वाहक बल उत्पन्न होगा, उसके कारण प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। बात यहाँ पे आती है कि धारा प्रवाहित हो रही है, प्रेरित धारा भी इसमें उत्पन्न होगी, लेकिन दोनों की दिशा अपोजिट होगी क्योंकि प्रेरित धारा किसका विरोध करती है, जिस कारण से भी उत्पन्न हुई। उत्पन्न किससे हुई, धारा हुई। धारा हुई तो वैद्युत फ्लक्स की मान में परिवर्तन किया तो वाहक बल उत्पन्न हुआ, वाहक बल से प्रेरित धारा हुई। तो आपको समझ आ गया। एक बार डायग्राम के थ्रू समझाता हूं। मान लीजिए हम एक बना लेते हैं कुंडली, ठीक है। ये हमने कुंडली बनाई, ये कुंडली एक बना लेते हैं, ठीक है गाइस। ये हमारी कुंडली बन रही है और एक बैटरी लगा दी, ये हमने कुंजी लगा दी यहाँ पे, ठीक है। ये हमारी कुंडली है। इसमें धारा किस तरीके बह रही है, यहाँ से आ रही है और इस तरीके से बह रही है और बह के इधर को आ रही है, ठीक है। अब क्या होगा, जब हम मुख्य धारा है हमारी, मुख्य मेन धारा, ठीक है, जब हम इस धारा के या धारा बह रही है तो इसमें जो वैद्युत फ्लक्स है उनके मान में परिवर्तन करेंगे तो एक प्रेरित धारा उत्पन्न होगी और वो किस तरह बहेगी, वो इस तरफ बहेगी, प्रेरित धारा। लेकिन कब बहेगी, जब उसके वैद्युत फ्लक्स के मान में हम परिवर्तन करेंगे तभी बहेगी, वो तभी प्रवाहित होगी, वरना नहीं। तो मुख्य धारा हमारी इस तरीके से जा रही है, ठीक है, और प्रेरित धारा इस तरीके से आएगी। तो आप देख रहे हो ना, ये इसका विरोध कर रही है। किसका विरोध करी, जिसके कारण ये उत्पन्न हुई। यही लेंस का द्वितीय नियम है। तो ये लेंस के नियम पे डिपेंड करता है और इसमें क्या है, हमें वैद्युत लेंस के दोनों नियम, या मान लीजिए लेंस के नियम पे पूरा डिपेंड है। तो इसमें वैद्युत फ्लक्स का मान बदलेंगे, धारा में परिवर्तन होगा, फ्लक्स में परिवर्तन होगा, वैद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाएगी। किसका विरोध करेगी, अपने उसी कारण का जिस कारण से उत्पन्न हुई। तो इसमें स्वप्रेरण के लिए यही बताया है कि धारा किस तरीके से प्रेरित धारा को उत्पन्न करती है। तो क्या करना होता है, हमें कुंडली लेनी है, लैंग्वेज समझिए। माना किसी कुंडली में धारा प्रवाहित हो रही है, यदि उसके वैद्युत फ्लक्स के मान में हम परिवर्तन करते हैं तो उस कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है मुख्य धारा की वजह से, क्योंकि वैद्युत फ्लक्स बदल रहे हैं। तो और क्या कर रही है, विरोध कर रही है अपने मुख्य धारा का, क्योंकि जिस कारण से उत्पन्न हुई उसी का विरोध करती है। इसमें द्वितीय नियम भी इसमें लगता है फैराडे का। तो फ्रेंड्स आपको ये डायग्राम समझ आ गया होगा। अब इसकी थ्योरी लिखा देता हूँ, उसके बाद आप पूरा नोट कर लेना और अपने नोट्स में लिख लेना। तो गाइस अब देखते हैं इसकी थ्योरी। थ्योरी क्या है, जब किसी कुंडली में, ठीक है, इस कुंडली मैंने भी आपको बना के देखी थी। जब किसी कुंडली में प्रवाहित धारा के मान में परिवर्तन, मान में क्या करते हैं, परिवर्तन करते हैं तो क्या होता है, तो इसमें एक उससे पहले लिख लीजिए। तो क्या होगा, तो वैद्युत फ्लक्स में भी परिवर्तन होता है। अब परिवर्तन होता है तो क्या होगा, परिवर्तन होता है जिस कारण कुंडली में धारा प्रवाहित होती है। तो गाइस इसकी सिंपल सी डेफिनेशन है, आप देख लीजिए, इसके एक और नोट कर लीजिए, यहाँ पे अब मैं कर लेना, ठीक है। तो कुंडली में धारा प्रवाहित होगी, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बिल्कुल क्लियर तरीके से मैं दिखा दिया है और ये डेफिनेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है गाइस। तो अब ये समझ आ गया होगा क्या है ये, जब क्या है, स्वप्रेरण की डेफिनेशन है, ठीक है। जब किसी कुंडली में प्रवाहित धारा के मान में परिवर्तन करते हैं तो इसमें एक वैद्युत फ्लक्स में भी परिवर्तन होता है। ये लाइन लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, जिसके कारण कुंडली में धारा प्रवाहित हो जाती है, ठीक है। इसे ही क्या कहते हैं, इसे ही स्वप्रेरण
कहते हैं। ठीक है, इसकी डेफिनेशन की डायग्राम मैं आपको एक बार और बना देता हूं। ये हम कुंडली बना रहे हैं, ठीक है, इसमें एक कुंजी लगा देते हैं और इसे बैटरी से जोड़ देते हैं। अब क्या है, इसमें धारा प्रवाहित हो रही है इस तरीके से, ठीक है। तो ये धारा कौन सी है, मुख्य धारा है, क्योंकि मेन धारा है, मुख्य धारा जो प्रवाहित हो रही है, ये ओरिजिनल धारा है। लेकिन जब इसमें धारा में परिवर्तन करते हैं तो फ्लक्स परिवर्तन होता है, जिसके कारण क्या होता है, प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है, प्रेरित धारा। और वो किस तरफ प्रवाहित होती है, जिस तरफ मुख्य धारा होती है उसके बिल्कुल विरोध में। तो विरोध में प्रवाहित हो रही है वो हमारी क्या है, प्रेरित धारा। ठीक है गाइस, तो ये डायग्राम है, आप इसको बना लीजिए। ये हमारी बैटरी हो गई, ये हमारी कुंजी हो गई। ठीक है, तो आपके सामने डायग्राम और डेफिनेशन मैंने दोनों करा दी है। स्वर प्रेरण आपको समझ आ गया होगा, क्योंकि बहुत सिंपल सा टॉपिक है लेकिन इंपॉर्टेंट है। जब किसी कुंडली में प्रवाहित धारा का मान परिवर्तन करते हैं तो उसमें विद्युत फ्लक्स में ही परिवर्तन होता है, जिस कारण क्या कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। इसे ही क्या कहते हैं, स्वर प्रेरण कहते हैं। कुंडली में धारा प्रवाहित हो जाती है, फ्लक्स परिवर्तन होता है, जिस कारण कुंडली में प्रेरित धारा, यहाँ पे पॉइंट छूट गया है, प्रेरित धारा प्रवाहित होती है। ठीक है, इसे ही स्वप्रेरण कहते हैं। स्वप्रेरण यानी स्वतः ही प्रेरण हो, प्रेरित होना। तो स्वतः प्रेरित क्या होती है, प्रेरित धारा। तो गाइस आपको ये समझ आ गया होगा। अब देखते हैं स्वप्रेरण गुणांक। तो गाइस स्वप्रेरण हो गया, अब देखते हैं स्वप्रेरण गुणांक क्या होता है, या इसको हम स्वप्रेरकत्व भी कहते हैं। तो गाइस ये पूरा डिपेंड है हमारा स्वप्रेरण से, अभी जस्ट मैंने पढ़ाया था स्वप्रेरण क्या होता है, उसी पे ग्राफ पे ये होगा। ठीक है, तो क्या किया था हमने स्वप्रेरण में, धारा प्रवाहित की थी, वही इसमें होगा, इसमें एन फेरे की संख्या होगी, उसमें भी थी। तो सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल है। एक छोटी सी लैंग्वेज लिखते हैं पहले। माना किसी कुंडली में, ठीक है, किसी कुंडली, स्वप्रेरण गुणांक आपको समझ आ रहा होगा, स्वप्रेरण से नाम लिया है तो स्वप्रेरण से ही इसका निर्माण होगा। माना किसी कुंडली में एन फेरे हैं और कुंडली में प्रवाहित धारा आई है तथा प्रवाहित धारा आई है तथा प्रत्येक फेरे से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स है, प्रत्येक फेरे से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स है। तो अब इस लाइन का मतलब क्या है, इस लाइन का मतलब ये है कि आगे हमको इसको बढ़ाना है। अब क्या बढ़ेगा, प्रत्येक फेरे से अगर वैद्युत चुंबकीय फ्लक्स बद्ध है तो क्या होगा, तो सिंपल सी एक लैंग्वेज बनेगी। इससे हमें पता लग रहा है कि धारा पर डिपेंड है क्या हमारा, फेरे तथा चुंबकीय फ्लक्स। क्यों, ये दोनों तो जुड़े हुए हैं, बद्ध है, तो धारा पर डिपेंड है। तो धारा पर डिपेंड का मतलब क्या हो गया, कुंडली में फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या, कुंडली में प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है, होती है। ठीक है, इस क्या है, कुंडली में फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या कुंडली में प्रवाहित धारा आई के अनुपाती होती है। क्यों होती है, क्योंकि आप देख रहे होगे, माना किसी कुंडली में एन फेरे, ठीक है, और उसमें धारा प्रवाहित हो रही है तथा प्रत्येक फेरे से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स है। बात यहाँ पे ये है कि जो वैद्युत चुंबकीय फ्लक्स है वो हमारा प्रत्येक फेरे से जुड़ा हुआ है, बद्ध है, जो एन फेरे है। ठीक है, यानी कि एन और फाई एक दूसरे से जुड़े हुए, तो एन फाई एक जगह आएंगे। अब क्या है, इसी से हमें लैंग्वेज बनानी है, धारा आई का मान बढ़ाते हैं घटाते हैं तभी हमारे वैद्युत चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न होते हैं, उनमें परिवर्तन होता है। तो यानी ये डिपेंड किस पे, हमारी धारा पे। तो इसलिए क्या कहा गया, एन फाई अपॉन धारा यानी आई एक दूसरे के अनुपाती है। लेकिन फॉर्मूला किसके बराबर होगा ये, तो वो यहाँ पे
उत्पत्ति होती है एक नियतांक की जिसे हम एल कहते हैं, और एल ही हमारा क्या बनता है, स्वप्रेरकत्व या स्वप्रेरण गुणांक बनता है। तो गाइस एल की यहाँ पे उत्पत्ति होगी, इसी को हम क्या कहते हैं, नियतांक, और ये नियतांक का नाम क्या होता है, नियतांक है एल, नाम इसका क्या है, नाम है स्वप्रेरकत्व, जिसे हम स्वप्रेरण गुणांक कहते हैं। तो गाइस यहां से इसकी उत्पत्ति होगी, माना किसी कुंडली में एन फेरे हैं, ठीक है, और उसमें प्रवाहित धारा आई है तथा ये जो फेरे और चुंबकीय फ्लक्स एक दूसरे से बद्ध हैं, तो क्या होगा, इसमें कुंडली में फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या कुंडली में प्रवाहित धारा के अनुपाती होता है, L इक्वल टू N∅/I हो गया। तो गाइस इतना आपको समझ आ गया होगा। अभी हमने एक फॉर्मूला निकाला है, अब क्या करेंगे, ये बात हमें पता लग गई, अब इसमें एक ऐसी वैल्यू पुट करेंगे जिसके जरिए से I का मान हटे और L इसके बराबर हो, तब हम इसकी एक प्रॉपर डेफिनेशन दे सकते हैं। अभी डेफिनेशन कोई प्रॉपर नहीं है, तो गाइस आप इसको नोट कर लीजिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि एल हमें एक नियतांक मिल गया और नियतांक का नाम ही स्वप्रेरकत्व है। अभी हमने केवल स्वप्रेरकत्व यानी स्वप्रेरण गुणांक का एक नाम निकाला है, इसका डिनोट करने का अक्षर निकाला है और इसका फॉर्मूला निकाला है। अब इसकी डेफिनेशन कैसे बनेगी वो मैं आपको बताता हूं, आपने इसको नोट कर लिया होगा। अब देखते हैं हम इसकी डेफिनेशन को किस तरीके से डेफिनेशन बनाएंगे। तो गाइस आपको फॉर्मूला समझ आ गया होगा, एल कैसी उत्पत्ति हुई एल की वो मैंने आपको बता दिया। छोटी मोटी लैंग्वेज से मिला के हम किसी भी चीज की उत्पत्ति करते हैं, फिर उसका एंड में पूरा निचोड़ समझाऊंगा, ठीक है। अब क्या करना है, हमको पता लग गया एल इक्वल टू हमारा N∅/I निकल गया है, लेकिन अभी प्रॉपर डेफिनेशन नहीं बनेगी क्योंकि फॉर्मूला तो मिल गया है। अब डेफिनेशन बनाने के लिए हर चीज एकदम इक्वल होनी चाहिए, क्या है बीच में I आ रहा है, और I को करने के लिए हम क्या करेंगे, यदि हम कुंडली में I का मान 1 एम्पियर कर देते हैं या 1 एम्पियर का मान प्रभावित कराते हैं तो क्या होगा। तो गाइस सिंपल सी बात है, L इक्वल टू N∅/I है, I का मान अगर हम 1 कर देते हैं तो क्या होगा, L इक्वल टू हो जाएगा हमारा N∅, यानी कि हमें एक वैल्यू मिल गई है, L इक्वल टू N∅ होता है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हमको पता लग गया कि जब हम कुंडली में I का मान 1 एम्पियर करते हैं तो हमारा स्वप्रेरण किसके बराबर होता है, फ्लक्स ग्रंथिकाओं के बराबर होता है, यानी कि यही हमारी डेफिनेशन है। क्या है, जब हम कुंडली में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित करते हैं तो कुंडली में फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या स्वप्रेरण गुणांक के बराबर होती है, ठीक है। इसकी सिंपल सी डेफिनेशन अब इसके पूरे फॉर्मूले पे डिपेंड है। यदि हम कुंडली में धारा का मान 1 कर देते हैं तो फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या स्वप्रेरण गुणांक के बराबर होगी, जिसे हम स्वप्रेरकत्व भी कहते हैं। तो इसी घटना को स्वप्रेरण गुणांक कहते हैं। गाइस आपको समझ आ गया होगा स्वप्रेरण गुणांक हमारा कैसे निकला, कैसे इसकी उत्पत्ति हुई, उसके बाद फॉर्मूला बना, फॉर्मूला बनने के बाद हमने इस प्रॉपर डेफिनेशन बनाई। तो L इक्वल टू N∅/I ये तो फॉर्मूला है ही, लेकिन हमें थोड़ा सा परिवर्तन किया क्योंकि हमें एक डेफिनेशन बनानी थी, तो हमने कुंडली में धारा का मान 1 कर दिया। 1 करते ही हमें क्या पता लगा, L इक्वल टू N∅ होता है, यानी कि डेफिनेशन बन गई। हमें फ्लक्स ग्रंथिकाओं की डेफिनेशन चाहिए थी, किसके यहाँ पे L का मान पता लगेगा जब फ्लक्स ग्रंथिकाओं को कुछ पता हो। तो क्लियर निकल गया है, जब कुंडली में धारा 1 एम्पियर प्रवाहित करते हैं तो उसमें फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या स्वप्रेरण के बराबर होती है। तो गाइस ये इसकी सिंपल सी डेफिनेशन है। अब एक छोटा सा डेरिवेशन करना है, क्यों करना है, वैद्युत वाहक बल का मान हमें निकालना है, किस तरीके से, L के जरिए L का मान निकलेगा, यानी इन दोनों में एक संबंध बनेगा वैद्युत वाहक बल में और स्वप्रेरण गुणांक में। तो इसको आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम करेंगे एक छोटा सा डेरिवेशन जिसमें हम प्रेरित वैद्युत वाहक बल की हेल्प लेंगे। तो गाइस इसको नोट कर लीजिए। तो गाइस अब हम सिंपल सा एक डेरिवेशन देख लेते हैं। स्वप्रेरण गुणांक आपको समझ आ गया होगा, इसमें बस हमें प्रेरित वैद्युत वाहक बल की थोड़ी सी हेल्प लेनी है। तो क्या होगा, प्रेरित वैद्युत वाहक बल, गाइस आपको मालूम है क्या होता है, हमारा E होता है, इसको हम E से डिनोट करते हैं प्रेरित वैद्युत वाहक बल को। तो E इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, माइनस का N डेल्टा
फाई अपॉन डेल्टा टी। ये इसका फॉर्मूला है। यहाँ पे ही हमको कुछ आगे पीछे करके नई फॉर्मूला के नए पॉइंट को पुट करके हमें एक सिंपल सा संबंध बनाना है। ठीक है, कैसे बनेगा? अब E इक्वल टू माइनस एन डेल्टा फाई को हम क्या लिख सकते हैं? डेल्टा एन फाई, क्योंकि हमें प्रॉपर तरीके से लिखना है, और ये डेल्टा टी हो गया। अब गाइस हमें कुछ दिख रहा होगा यहाँ पे, हम की वैल्यू पुट कर सकते हैं, यानी एन फाई आपको दिख रहा है, एन फाई की वैल्यू हम यहाँ से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे E इक्वल टू हो जाएगा माइनस डेल्टा एन फाई की वैल्यू हमें ये नहीं लिखनी, क्योंकि ये वैल्यू हमने डेफिनेशन बनाने के लिए लिखी थी, क्योंकि हम मान रख दिया है। मान नहीं होगा तो फॉर्मूला तो हमारा ये है। तो एन फाई की वैल्यू निकलेगी जब हम आई को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो एन फाई की वैल्यू क्या निकल के आई? एल आई। ठीक है गाइस, एल आई तो निकल के आई, एल आई अपॉन डेल्टा टी। अब क्या करना होगा हमें, यानी कि हमें ऐसी वैल्यू पुट करनी है या ऐसा इसको बनाना है कि हमें एल का मान निकालना पड़े। तो एल का मान निकालने के लिए E इक्वल टू माइनस एल को हम साइड में लिख लेंगे, डेल्टा आई अपॉन डेल्टा टी हो गया। यानी कि अब एल का मान निकालना है तो सिंपल सा करिए, एल को इस तरफ कर लीजिए या एल को वहीं रहने दीजिए, इनको आगे पीछे कर लीजिए। एल इक्वल टू माइनस क्या हो जाएगा? E के साथ डेल्टा टी का मल्टीप्लाई हो जाएगा और अपॉन में क्या हो जाएगा? डेल्टा आई। तो गाइस सिंपल सा निकल के आ गया हमारा क्या, कि L इक्वल टू ई डेल्टा टी अपॉन डेल्टा आई। यही हमको निकालना था, क्योंकि स्वप्रेरण का एक ये भी फॉर्मूला बनता है जिसमें हमें वैद्युत भागबल की आवश्यकता पड़ती है। तो गाइस यहाँ पे प्रेरित वैद्युत भागबल के जरिए से हमने L का एक और फॉर्मूला निकाल लिया, L इक्वल टू माइनस ई डेल्टा टी अपॉन डेल्टा आई निकल के आ गया। इसका मात्रक भी लिखा देता हूं मैं। मात्रक क्या होता है? मात्रक इसका होता है हेनरी, या हो सकता है वोल्ट सेकेंड प्रति एम्पियर। ठीक है गाइस, ये भी इसका फॉर्मूला हो सकता है। तो आपको इसका मात्रक पता लग गया, हेनरी। यह फॉर्मूला फॉर्मूला तो हो गया, ये दोनों मात्रक हो गए। ठीक है, फॉर्मूला हमारा हो गया L इक्वल टू एन फाई अपॉन आई, और प्रेरित वैद्युत भागबल की वैल्यू हो गया L इक्वल टू माइनस ई डेल्टा टी अपॉन डेल्टा आई। तो गाइस स्वप्रेरण गुणांक का ये छोटा सा डेरिवेशन भी कंप्लीट हो गया, स्वप्रेरण भी समझा दिया, स्वप्रेरकत्व भी समझा दिया, और ये डेरिवेशन भी। तो गाइस आज की वीडियो के लिए इतना ही था, आपको समझ आया होगा। और चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन का बटन दबा देना, जिससे मैं कोई भी वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो गाइस आज के लिए इतना ही। घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू फ्रेंड्स।